कार्बन के बारे में। कार्बन जो है महत्वपूर्ण तत्व है, इसका संकेत C और परमाणु क्रमांक 6 होता है। देखिए कार्बन जो है ये इसका संकेत कैपिटल C और परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन वह तत्व है जिसके सर्वाधिक संख्या में यौगिक पाए जाते हैं। दोस्तों कार्बन प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है और कार्बन मुक्त रूप से हीरा, ग्रेफाइट और कोयले के रूप में पाया जाता है। संयुक्त रूप से देखा जाए तो कार्बन धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आदि यौगिक के रूप में पाया जाता है। और देखिए कार्बन के भिन्न भिन्न रूपों को जो रासायनिक गुणों में साम्यता रखते हैं लेकिन भौतिक गुणों में अंतर प्रकट करते हैं, कार्बन के इस गुण को अपररूपता कहते हैं। तो देखिए कार्बन के भिन्न भिन्न रूप जो रासायनिक गुण में तो साम्यता रखते हैं यानी रासायनिक गुणों में एक रूप होते हैं लेकिन भौतिक गुणों में अंतर प्रकट करते हैं, उनको कार्बन के अपर रूप कहा जाता है। दोस्तों कार्बन क्रिस्टली और अक्रिस्टली दो अपर रूपों में पाया जाता है। कार्बन चट्टानों और समुद्रों में कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि ये कार्बन वायुमंडल में संयुक्त रूप से पाया जाता है। कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर दोस्तों कोयला जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। इसमें देखिए सबसे अच्छी कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, एंथ्रे, उसके बाद बिटुमिन, फिर सब बिटुमिन या जो है पीट कोयला इसको कहते हैं और उसके बाद लिग्नाइट कोयला। तो ABPL याद रखिएगा, ABPL एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, पीट और लिग्नाइट। तो देखिए लिग्नाइट में केवल 25 से 35% कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है और सब बिटुमिन यानी पीट में दोस्तों 35 से 45% कार्बन पाया जाता है। बिटुमिनस में ये 45 से 85% और एंथ्रेसाइट कोयला जो होता है इसमें 85% से अधिक कार्बन पाया जाता है। कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है और कोयले का उपयोग ईंधन गैसों के निर्माण और पेट्रोल के संश्लेषण के लिए किया जाता है। हीरा कार्बन का अपरूप है और दोस्तों खनन हीरा या माइन डायमंड का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। सर्वाधिक हीरा कहाँ पर, तो याद रखिएगा सर्वाधिक हीरा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और ज्ञात पदार्थों में हीरा जो है ये सबसे कठोर धातु है। हीरे का उपयोग आभूषण निर्माण और कांच और चट्टानों को काटने और पत्थरों पर पालिश करने के लिए किया जाता है। और देखिए शुष्क बर्फ दोस्तों जिसको ड्राई आइस कहा जाता है, ड्राई आइस ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है और अग्निशामक यंत्र यानी अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। इसका कारण ये है कि रात में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं जो हमारे लिए या हमारी श्वसन प्रक्रिया के लिए खतरनाक है। शीतल पेय पदार्थ जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उनके साथ उच्च दाब पर बोतलों में भरी जाने वाली गैस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है इसमें पौधों द्वारा जो गैस ग्रहण की जाती है वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का पौधे उपयोग करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। दोस्तों द्रवीय ईंधन मुख्यतः हाइड्रोकार्बन्स के मिश्रण होते हैं और कोल गैस क्या है, ये हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस एक होती है दोस्तों, ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण होता है। और प्रोड्यूसर गैस का उपयोग ईंधन और कांच तथा इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों पेट्रोल गैस का रासायनिक प्रयोगशालाओं में होता है इसका प्रयोग। और देखिए वाटर गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण है। ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन ईंधन के जलते समय जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं।
और जो जिस गैस या जो ज्वाला दोस्तों नीली ज्वाला के साथ जो जलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। और फ्रेयान जो है प्रशीतकों के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, इसका रासायनिक नाम CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। कार्बन के बाद आइए ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए, और इसका प्रतीक जो है कैपिटल O होता है। ऑक्सीजन की खोज 1772 में शीले ने की थी। ऑक्सीजन को प्राणवायु या जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। दोस्तों ओजोन जो होता है ये ऑक्सीजन का अपर रूप है, जिसका फार्मूला O3 होता है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली UV यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। और अल्ट्रावायलेट किरणें उच्च ऊर्जा वाली किरणें होती हैं, जिससे पृथ्वी पर कई जीवधारियों को कई प्रकार के रोग जैसे चर्म कैंसर, पत्तियों का झुलसना और इससे अन्य जो है चर्म और जो हमारे रोग होते हैं वो हो सकते हैं। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन गैस स्वयं जलती नहीं है लेकिन जलने में सहायक होती है। और ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसें ओजोन परत का क्षरण करती हैं। अगला है नाइट्रोजन और अमोनिया। दोस्तों नाइट्रोजन का प्रतीक कैपिटल N होता है। नाइट्रोजन वायु का प्रमुख घटक होता है और वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन होता है। यूरिया, आप जानते हैं कि यूरिया दोस्तों पौधों के लिए प्रमुख उर्वरक है और इसका प्रमुख अवयव नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46.4% होती है और नाइट्रोजन पौधों में गहरा हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में क्लोरोफिल और प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन की उपस्थिति में संभव है और नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों प्रायः जंतु जो हैं नाइट्रोजन को पेड़ पौधों से प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। और देखिए दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों का वीर्य जो होता है वो द्रव नाइट्रोजन में संरक्षित रखा जाता है और बिजली कड़कने पर वर्षा के समय ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अभिक्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और वर्ष 1774 में प्रिस्टले ने अमोनियम क्लोराइड और लाइम के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया गैस प्राप्त की थी। प्रिस्टले ने इस गैस का नाम एल्काइन एयर यानी क्षारीय वायु रखा था और बर्थोलेट ने 1785 में बताया कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। दोस्तों अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है और अमोनिया गैस जल में घुलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर यूरिया प्राप्त होता है। तो यूरिया निर्माण के लिए अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर यूरिया मिलता है। आंसू गैस या जिसको टीयर गैस कहा जाता है, इसके उत्पादन में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस जल में घुलनशील है और अमोनिया का उपयोग हाइड्रोजन के उत्पादन में भी किया जाता है। द्रवित अमोनिया का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अब आइए प्रमुख तत्व क्लोरीन के बारे में जानते हैं। क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। क्लोरीन अत्यंत क्रियाशील गैस है और सामान्यतः क्लोरीन बहुत ही विषैली गैस है। इसका गले पर, नाक पर, फेफड़ों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर एक हल्के रंग का चूर्ण होता है और इसका उपयोग पेयजल को शुद्ध करने और जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। दोस्तों क्लोरीन का प्रयोग क्लोरोफार्म जो कि निषेचक है उसके निर्माण में किया जाता है। अब आइए जल के बारे में जानते हैं। दोस्तों जल एक यौगिक है और इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। इसमें कुछ पदार्थों को छोड़कर शेष सभी इसमें विलेय हो जाते हैं।
रासायनिक तौर पर जल एक ऑक्साइड है, H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, और शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है, लेकिन यदि इसमें कुछ मात्रा में अशुद्धियाँ मिला दी जाएं तो ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। दोस्तों, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सभी जलों में सर्वाधिक शुद्ध वर्षा का जल होता है। पीने के लिए सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल उपयुक्त होता है, और महासागरों के जल से शुद्ध जल आसवन की विधि से प्राप्त होता है। समुद्री जल से सामान्य लवण बाष्पीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है, और जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। पौधों और जानवरों के ऊतक का क्षय जल के जमने से होता है। अब आइए हैलोजन्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हैलोजन बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं ये पदार्थ होते हैं। हैलोजन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लवण उत्पादक। दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को सामूहिक रूप से हैलोजन कहते हैं। तो हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को जो है इस समूह को हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन धातुओं के साथ संयोग करके लवण बनाते हैं, और हैलोजन तत्व अत्यंत क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। हैलोजन समूह के सदस्य क्लोरीन और फ्लोरीन गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आयोडीन ठोस अवस्था में मिलता है, और क्लोरीन हरे पीले रंग की तीखी दम घोटू गैस है। क्लोरीन गैस चूने के साथ प्रतिक्रिया कर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करती है। ब्रोमीन ऐसा हैलोजन है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और ब्रोमीन भारत के कक्ष के रण में पाया जाता है। दोस्तों, पोटेशियम ब्रोमाइड, देखिए KBr जो है इसका उपयोग नींद लाने वाली दवा के रूप में किया जाता है, और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। आयोडीन वह हैलोजन है जो प्रकृति में सबसे कम मात्रा में उपलब्ध है, और मानव शरीर को आयोडीन की कमी से घेंघा या गलगंड रोग होता है। देखिए, लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हैलोजन समूह के तत्वों में आयोडीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और आयोडीन का प्रयोग टिंचर आयोडीन बनाने में किया जाता है। टिंचर आयोडीन का प्रयोग क्या है? तो चोट और घाव के जीवाणुनाशी के रूप में टिंचर आयोडीन प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, समुद्री शैवाल में आयोडीन सोडियम पोटेशियम आयोडाइड के रूप में पाया जाता है। समुद्री जल में जो घुलनशील ठोस हैं उनमें लगभग 75% सोडियम क्लोराइड, जो कि खाने वाला नमक साधारण नमक होता है, सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। हैलोजनों में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन होता है, और फ्लोरीन हैलोजन तत्वों में सबसे वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। सबसे अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व फ्लोरीन होता है। अब गैसों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, साधारण स्थितियों में सभी उत्कृष्ट गैसें जल में अविलेय और अज्वलनशील होती हैं। रेडान एक रेडियो एक्टिव गैस होती है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान अक्रिय गैस समूह के तत्व हैं। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं और साधारण ताप पर गैसें हैं। इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। सामान्यतः रेडान को छोड़कर सभी अन्य उत्कृष्ट गैसें या नोबेल गैसें ये वायुमंडल में पाई जाती हैं, और उत्कृष्ट गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होने की वजह से इन्हें रेयर गैस कहा जाता है। हीलियम की खोज वर्ष 1868 में फ्रैंकलैंड और लाकियर तथा 1898 में विलियम रैमजे ने की थी। नियान की खोज विलियम रैमजे ने 1898 में की थी, और आर्गन की खोज रैले नामक वैज्ञानिक ने 1894 में की थी। दोस्तों, क्रिप्टान और जीनान की खोज 1898 में विलियम रैमजे के द्वारा की गई थी। रेडान की खोज डार्न नामक वैज्ञानिक ने 1902 में की थी। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है, और जो समुद्री गोताखोर होते हैं दोस्तों, उनको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण के स्थान पर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है, क्योंकि हीलियम नाइट्रोजन की अपेक्षा रक्त में अल्प विलेय होती है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, जिसको नाइट्रॉक्स कहा जाता है, अथवा हीलियम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण ट्राई मिक्स प्रयोग किया जाता है। दमा रोग के उपचार में जो प्रयुक्त गैस है वो हीलियम होती है, और नियान का प्रयोग वायुयान चालकों के संकेतों के संप्रेषण के लिए नियान लैंप में किया जाता है। विज्ञापनों, विद्युत संकेतों और साइन बोर्डों में जो गैस प्रयोग होती है वो नियान गैस है, और रेडान गैस का उपयोग
कैंसर के उपचार में किया जाता है। आइए केमिस्ट्री के अंतर्गत जो गैसें हैं उनके आचरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, परम ताप यानी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, परम ताप वह न्यूनतम संभव ताप है जिसके नीचे कोई ताप संभव नहीं है। परम ताप का मान 0 केल्विन या 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। परम शून्य ताप पर कोई गैस स्थिर नहीं होती है और वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को दाब बढ़ाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। दोस्तों, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान परम शून्य ताप कहलाता है। सभी वास्तविक गैसें परम शून्य ताप तक पहुंचने से पहले द्रवित हो जाती हैं। प्रत्येक गैस का एक निश्चित और स्थिर क्रांतिक ताप होता है और सभी वास्तविक गैसों को उनके क्रांतिक ताप से नीचे के ताप पर दाब बढ़ाकर द्रवित किया जाता है। गैसों के लिए मानक ताप 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मान 273.15 केल्विन और मानक दाब एक वायुमंडलीय दाब जिसका मान 760 मिलीमीटर Hg माना गया है। खानों में विषैली गैस की उपस्थिति मार्स गैस सूचक द्वारा ज्ञात की जाती है और सामान्य ताप और दाब पर आदर्श गैस यानी आइडियल गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन 22.4 लीटर होता है। निम्न क्रांतिक ताप वाली गैस हीलियम गैस है। और देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फार्मूला सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन पैमाने के मध्य जो संबंध होता है C-0/100 बराबर F-32/180 और इसके बाद K-273/100। तो ये जो है सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के मध्य संबंध को दर्शाने वाला सूत्र है। अब आइए हाइड्रोकार्बन्स पर आते हैं। दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन के 2 मुख्य वर्ग असंतृप्त और संतृप्त हैं। हाइड्रोकार्बन के मुख्य स्रोत जीवधारी और पेट्रोलियम पदार्थ हैं और बेंजीन एक चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन जल में अघुलनशील और कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं और हाइड्रोकार्बन अत्यधिक दहनशील होते हैं। दोस्तों, पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा एथिलीन के बहुलकीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। और प्राकृतिक रूप से मीथेन अधिकांशतः दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मार्स गैस को मीथेन भी कहा जाता है और गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। मीथेन गैस का उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा छापे खाने की स्याही, काला रंग और पेंट बनाने में भी मीथेन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है और वेल्डिंग और धातुओं के कटिंग में और कृत्रिम रबर तथा एसिटिक अम्ल आदि बनाने में एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। आइए पेट्रोलियम और उसके विभिन्न अवयवों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पेट्रोलियम विभिन्न गैसों, द्रवों आदि का मिश्रण है। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं 1859 में कर्नल ड्रेक द्वारा पेंसिल्वेनिया यूएसए के टाइटस विले नामक स्थान पर खोदा गया। पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड यानी द्रव सोना कहा जाता है और नेचुरल गैस सामान्यतः मीथेन गैस 80%, एथेन गैस 10% और उच्चतर गैसी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। दोस्तों, पेट्रोल में एक मिश्रित विषैला पदार्थ टेट्रा एथिल लेड होता है और कार और मोटर्स में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण है। पेट्रोलियम याद रखिएगा अवसादी शैलों में पाया जाता है और गैसोलीन को एथिल अल्कोहल में मिश्रित करके गैसोहाल बनाया जाता है। रसोई गैस और तरल पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। रसोई गैस सिलेंडरों में ब्यूटेन और प्रोपेन के अलावा इसमें अत्यंत गंध वाली गैस मर्केप्ट्रॉन मिलाई जाती है ताकि इसका जो अगर ये लीक करती हो तो इसको सूंघकर पहचाना जा सके। दोस्तों, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है और श्वेत पेट्रोलियम जेली जो कि वैसलीन होती है ये एक पैराफिन मोम होता है। एस्फाल्ट और कोक का उपयोग छत, सड़क, बैटरी के बॉक्स और इलेक्ट्रोड आदि बनाने में किया जाता है और सर्वोत्तम अपस्फोटन विरोधी यौगिक
टेट्रा एथिल लेड जिसको TeL कहा जाता है ये होता है। और किसी ईंधन के अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या द्वारा व्यक्त किया जाता है। जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी उसका अपस्फोटन उतना ही कम होगा। दोस्तों वे ईंधन उत्तम ईंधन माने जाते हैं जिनका अपस्फोटन कम और ऑक्टेन संख्या अधिक होती है और प्रायः ऑक्टेन संख्या की उच्चतम सीमा 100 होती है। ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ाने के लिए उसमें अपस्फोट रोधी पदार्थ मिलाया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स के बाद बहुलक एवं प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है और न्यूनतम ज्वलनशील रेशा यानी फाइबर टेरिलीन होता है। टेरिलीन एक कृत्रिम रेशा होता है। देखिए दोस्तों रेयान, काटन, सन, जूट आदि सेलुलोज के बने होते हैं और नायलॉन का आविष्कार डॉक्टर वेलेस एच केरायर्स द्वारा किया गया है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का एक बृहद अणु बनाते हैं बहुलकीकरण कहलाता है और इस प्रक्रिया के तहत बने उच्च अणुभार के यौगिक को बहुलक कहा जाता है। जिन सरल अणुओं के संयोग से बहुलक का निर्माण होता है उन्हें एकलक कहा जाता है और समबहुलक दोस्तों समान प्रकार के अणुओं के संयोग से निर्मित होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के संयोग से बने बहुलक को सहबहुलक कहा जाता है। बहुलक यानी पॉलीमर। दोस्तों प्लास्टिक जो होता है ये बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपेलीन के बहुलकीकरण की प्रक्रिया के पश्चात बने उच्च बहुलक को कहते हैं। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण लाख है और रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहते हैं। दोस्तों कृत्रिम प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। पॉलीएथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करने पर तो मुलायम हो जाता है और इच्छित आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन इसे फिर से गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता, जबकि थर्मोप्लास्टिक को कई बार गर्म करके मुलायम बनाया जा सकता है। देखिए मेलामीन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। और देखिए दोस्तों नायलॉन का उपयोग कपड़ा बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में और लिंट या जाली बनाने में किया जाता है। रेयान सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को कहते हैं। रेयान का उपयोग कपड़ा और कालीन आदि बनाने में किया जाता है और कार्बन फाइबर का उपयोग अंतरिक्ष यान और खेल कूद की सामग्री बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन का उपयोग पैकिंग, तार के आवरण, पाइप आदि बनाने में किया जाता है और पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग पतली चादरें, बरसाती फिल्म आदि बनाने में होता है। अब आइए लास्ट में दोस्तों कृषि रसायन यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। देखिए अल्फा नेफ्थलीन थायो यूरिया चूहों को मारने का एक कार्बनिक रसायन है। निकोटीन, रोटिनोन, एलेथ्रीन, पायरेथ्रीन आदि प्राकृतिक कीटनाशक हैं। झींगुर, काकरोच, चींटी और दीमक को मारने के लिए क्लोरोडेन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट जो है NH4NO3 जो है अमोनियम नाइट्रेट एक रासायनिक उर्वरक है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 46% पाई जाती है और अमोनियम सल्फेट आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। नाइट्रोजन पौधों को गहरा हरा रंग प्रदान करता है और पानी में उगने वाली फसलों में नाइट्रेट युक्त उर्वरक का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि अधिक पानी की वजह से लीचिंग होती है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। और गुआनो एक पूर्ण उर्वरक है दोस्तों। गुआनो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के मिश्रित उर्वरक का नाम NPK होता है। अम्लीय मृदा में सुधार मुख्यतः चूना से किया जाता है और क्षारीय मृदा में सुधार मुख्यतः जिप्सम से किया जाता है। नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। और मृदा में दोस्तों देखिए नाइट्रेट्स का सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाना विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रेशन कहा जाता है।
तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है रसायन विज्ञान का जो पार्ट, ये आपके सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन द्वारा जो सामान्य अध्ययन के लिए परीक्षाएं होती हैं उनके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए दोस्तों, जो रसायन विज्ञान का पार्ट है उसमें सिद्धांत से तो नहीं, लेकिन दैनिक जीवन में अनुप्रयोग यानी जो हमारा एप्लीकेशन है उनके लिए इसका प्रयोग बहुत ही जो है इसका